नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ते जा रहा है, उससे दिल्ली सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जिम्मेदारी उठाने की जगह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों को भर्ती किए जाने का फैसला पलटने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस पर सफाई दी है। एलजी ने कहा कि दिल्ली सरकार का फैसला समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक बड़ा संकट सामने दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में दिल्ली को करीब 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। फिलहाल दिल्ली में 31,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए गठित पैनल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी बड़े स्टेडियम जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड को क्वारंटाइन सेंटर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जाए। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन देखेंगे पहले एक खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार 15 जून तक 44,000 केस होने की आशंका है और इसके इलाज के लिए 6,600 बेड की जरूरत होगी। इसी तरह 30 जून तक अनुमान है कि कोरोना के मामले 1 लाख तक बढ़ जाएंगे और शहर को 15,000 बेड की आवश्यकता होगी। इसी तरह 15 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 2.25 लाख होने का अनुमान है, जिसमें 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख मामले होने का अनुमान है। इस संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए दिल्ली के अस्पतालों को 80,000 बेड की आवश्यकता पड़ेगी। कल एसडीएमए की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वहां पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। हालांकि दिल्ली सरकार के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करना एकमात्र चुनौती नहीं है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो नए रोगियों की देखरेख के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक पूरी फौज चाहिए होगी। मौजूदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से ही थके हुए हैं और पिछले 2 महीने से लगातार काम पर हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार को नए मामलों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था भी करनी होगी। इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बाहरियों का इलाज न करने के केजरीवाल सरकार के फैसले को पलटने पर सफाई दी। कहा, दिल्ली सरकार का फैसला समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। This order violated the constitutional right to equality and right to life, which includes right to health. Earlier also a similar order of GNCTD was struck down by Honorable High Court of Delhi, double bench headed by the Chief Justice of Delhi, on the ground that no citizen of India can be discriminated on the basis of residence. When it comes to healthcare, access to universal healthcare is responsibility of the state. आने वाले दिन दिल्ली पर भारी पड़ने वाले हैं। जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, वो केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों के लिए चिंताजनक है। अब जबकि बाकी देश की तरह दिल्ली भी धीरे धीरे खुल रही है, तो कोरोना केस में और इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, उन सबके बीच में दिल्ली सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जिम्मेदारी उठाने की जगह पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केंद्र और केजरीवाल सरकार अब आमने सामने आ गई है। दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से केवल दिल्ली के निवासियों को भर्ती किए जाने का फैसला पलटने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस पर सफाई भी दी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो फैसला था वो समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि उपराज्यपाल का फैसला जो है उसका हम पालन करेंगे। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक बड़ा संकट है वो सामने दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में दिल्ली को करीब 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। फिलहाल दिल्ली में 31,000 से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए गठित पैनल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी बड़े स्टेडियम जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम,
फिरोज शाह कोटला ग्राउंड को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। हालांकि इसके पहले जिस तरह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख आंकड़े होंगे कोरोना संक्रमित लोगों के, तो इन सब के बीच में ऐसी संकट वाली स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयारियां और करनी होगी। लेकिन इन सब के बीच में इसके पहले जब दिल्ली सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि दिल्ली के निवासियों के लिए ही दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा, और इन सब के बाद में उपराज्यपाल ने जब फैसला पलटा और अपनी दलील दी, अपनी सफाई दी कि ये जो स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करने वाला फैसला था, समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला फैसला था, तो ऐसे में अब जब केजरीवाल सरकार का फैसला उपराज्यपाल ने पलट दिया है तो उसके बाद में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है। उन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त है तो आखिर आरोप प्रत्यारोप क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, उन सब के बीच में 31,000 से अधिक जो आंकड़ा है वो कूद चुका है और उससे दिल्ली सरकार के हाथ पांव जो है वो फूलने लगे हैं। जिम्मेदारी उठाने की जगह आरोप प्रत्यारोप की रणनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से अब दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है, लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप की रणनीति है वो भी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक नेता अनिल वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नूतन ठाकुर जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर यश गुलाटी जुड़े हैं हमारे साथ में, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो अस्पताल के। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर DR राय, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हुए IMA के और इसी के साथ तमाम बड़े IMA के बड़े पदों पर भी रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सवाल मेरा सबसे पहले यश गुलाटी जी आपसे है। काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपका, क्योंकि जिस तरह से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जब आंकड़ों में लगातार इजाफा होते जा रहा है, तो गुलाटी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और कितनी विकराल स्थिति जो है वो सामने आ सकती है आने वाले दिनों में? कितना बड़ा संकट और हम सब के सामने, डॉक्टरों के सामने आ सकता है, सरकारों के सामने आ सकता है? एक मुझे हैरानी ये है कि ये क्यों इतना लोग हैरान हो रहे हैं कि ये जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, ये तो 2 महीने पहले मालूम था। जो मैथमेटिकल मॉडल था, ये मालूम था कि होने वाला है। ये सारी बातें सबसे पहले हो रही थी कि इस महीने में इतना अभी पीक नहीं हुआ है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स है, उन्होंने भी बोला था कि पीक जुलाई में होगी, इतने के सामने उम्मीद कर रहे थे, ये मालूम था। तो इसके लिए हमको प्रिपरेशन तो पहले से करनी चाहिए थी और कर रहे भी हैं सब लोग, इसलिए इसमें हैरान होने की बात नहीं है। और एक अच्छी बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, हमारे देश में इस वायरस की विरुलेंस यानी कि और इससे जो मौतें हैं वो मोर्टेलिटी वो कम है। बहरहाल इन जितने पेशेंट आएंगे उनका इलाज करना वो तो हमारी पक्की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की भी, सरकार की भी और बाकी देशवासियों की भी। तो हमको उसके अरेंजमेंट करने हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमको शुरू से करना भी चाहिए था और आगे भी करना है, जो भी कदम हमको उठाने हैं। लेकिन मुझे दुख सिर्फ एक बात का ये हो रहा है कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब गुड़गांव का आदमी एक कहता है, गाजियाबाद का आदमी एक कहता है, नोएडा का आदमी एक कहता है, वो नोएडा ब्लॉक कर देता है, वो गाजियाबाद ब्लॉक कर देता है, कोई दिल्ली ब्लॉक कर देता है। अरे भाई, बीमारी पूरे देश में एक है, इसको एक यूनिट से ट्रीट करना चाहिए, इसके नीचे इसकी सब ब्रांचेस ना। ये हमारा सिस्टम ही गलत बना हुआ है, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। ठीक है गुलाटी साहब। डॉक्टर DR राय साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से सरकारें लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है, केंद्र सरकार के सामने दिल्ली सरकार खड़ी है और ऐसे में लगातार जो है आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में और क्या कुछ करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से जो विकराल स्थिति हमने देखी कि 31 जुलाई तक अगर ऐसे ही हालत रहे तो 31 जुलाई तक 5.5 लाख के आंकड़े जो है दिल्ली में पहुंच जाएंगे, अगर सरकारों की ऐसी खींचतान चलती रही तो अगर ये आंकड़े सच होते हैं, अगर ये स्थिति सच में बनती है, अगर ये हकीकत है, ये बात, तो फिर कैसे हम इससे निपटेंगे? कितनी खतरनाक स्थिति हम सबके सामने होगी? शिवम जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और उसका जवाब भी अभी डॉक्टर गुलाटी साहब ने पहले ही दे दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम जिस वक्त हमने लॉकडाउन 1 किया, लॉकडाउन 2 किया, लॉकडाउन 3 किया, लॉकडाउन 4 किया, इसलिए किया था कि हमको पता है आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है और हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी है, अपने अरेंजमेंट्स करने हैं। तो हम कहीं ना कहीं फेल हुए, ये हमको मानना चाहिए। अगर आदमी आप ये कहे कि हम फेल नहीं हुए, ये गलत बात है, हम उस चीज के अंदर फेल हो गए। सेकंड चीज है कि उत्तरदायित्व डॉक्टरों का, उत्तरदायित्व स्वास्थ्य विभाग का ये बनता है कि देश का अपने शहर का किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित ना होना पड़े। जी।
थर्ड चीज आप जाती है कि जब भी कोई एगोनी या बड़ी पैनिक की कंडीशन होती है तो सरकारें और डॉक्टर सांत्वना देती है जी। और आज हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेड नहीं है, सड़क पे लोग मर रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इस प्रकार की हम जनता के अंदर ऐसी पैनिक की क्यों फैला रहे हैं? हम लोग सक्षम हैं, इस समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं और हमको समाधान निकालना चाहिए। रहा सवाल, देखिए आज से 5-4 दिन पहले मैंने टीवी चैनल पे कहा था कि हमारे पास 77 हमारे पास हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो आपको 3400 बेड देने को तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने उनको आज ऑर्डर दे दिया है। मैं ये 5 दिन पहले कहा था और ये लेकर AHPI वालों ने 24 मई को दे दिया था, वी आर रेडी टू गिव यू एट द आयुष्मान भारत रेट। और आज की तारीख में आपको और बता दूं, अभी भी हमारे पास करीब 55 हॉस्पिटल प्राइवेट में है जो अपने बेड देने को तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मुझे याद है कि केजरीवाल साहब ने सबसे पहले कहा था कि हमने रिसोर्ट भी ले लिए, होटल भी ले लिए, वहां पर क्वारंटाइन कर दें। बिल्कुल ठीक है, अगर कर दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको अभी से उसको करना चाहिए ताकि पैनिक की जनता में ना जाए। और देखिए 80% जो भी कोरोना से पीड़ित होता है, ठीक है, 80% पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, उसका हाउस होल्ड के अंदर क्वारंटाइन करने से हमारी समस्या खत्म हो जाती है। हमारी भी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टर की और हॉस्पिटल की बन जाती है कि हमें पेशेंट्स को सांत्वना देनी है, भाई तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरे फॉलो अप करते रहेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप कर ले और हमको बताता रहे, घर पे रहे, तो हम इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड चीज आ जाती है, ठीक है राय साहब, मैं आऊंगा आपके पास में। राय साहब, मैं आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ गांधीनगर सीट से बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा जिस तरह से है, क्योंकि काफी लंबा अनुभव रहा आपका राजनीति में और आप अरविंद केजरीवाल साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, क्योंकि अब जब ये स्थिति बनी है, केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है, दिल्ली सरकार का फैसला जो है उपराज्यपाल ने पलट दिया है, इसके बाद में आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी और इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है केंद्र सरकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला बदला है जी, आज अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के सामने कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे जी, आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला, कोई मित्र, कोई शिक्षक, अगर उसको कोरोना, अगर वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में गया, मान लो उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लो उसको एक्चुअल में कोरोना नहीं है और उसका सांस फूल रहा है, देन हॉस्पिटल ये कहता है कि आप कोविड का टेस्ट करा के लीजिए। तो कोविड का टेस्ट कराने के लिए गवर्नमेंट में जब वो सेक्टर पे जाता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट से किए हुए हैं, वो कहते हैं कि सरकारी डॉक्टर से रिफंड करा के लाओ। सरकारी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है जी, और अगर वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करने का, अगर उसने 45 सर्वे दिए, उसके बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, उसकी हालत खराब हो गई। सबसे पहला तो ये है कि कोरोना पॉजिटिव के लिए जो टेस्टिंग है ये दिल्ली सरकार को इजीली कर देनी चाहिए, और दूसरा ये है कि रिपोर्ट 24 आवर्स में देनी चाहिए। अगर आम लोगों की रिपोर्ट मांगने के लिए आप भेजिए 3 दिन लगते हैं, और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी रिपोर्ट 12 घंटे में आ जाती है। तो ये फर्क क्यों है? अरे भाई, दिल्ली की, और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी स्वराज की बात करते थे में, जब जीत कराए 2015 में, मैं भी उन्हीं के पास 6 महीने था, वो कहते थे कोई भी काम करेंगे जनता के बीच में करेंगे। जिस दिन से दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, एक दिन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री सड़क पर नहीं उतरे, अपने कैसे नहीं गए कि जहाँ से लोगों ने उनको वोट दिया। हम लोग कम से कम, हम 8 विधायक बीजेपी के अपने अपने क्षेत्रों में सड़क पर कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ये कहते कुछ है और कर कुछ रहे हैं। आज पूरी दिल्ली को इन्होंने मौत के दरवाजे पर डाल दिया है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ नूतन ठाकुर जी भी जुड़ी हैं। नूतन जी, सवाल मेरा इस तरह से है कि आखिर क्यों उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार का फैसला पलटने की आवश्यकता पड़ी? क्या यह फैसला वाकई में समानता के अधिकार का उल्लंघन था, स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन था? देखिए, बात यह है सर, हेलो, माफी चाहूंगा वाजपेयी जी, सवाल में नूतन ठाकुर जी से है। नूतन जी, हेलो,
क्लियर। नूतन जी से तकनीकी खामी के चलते आवाज हमें ठीक बराबर नहीं आ पा। नूतन जी, जी वाजपेयी जी, आप कुछ अपनी बात कह रहे हैं। जी वाजपेयी जी, अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, अगर कोई हमारा रिश्तेदार सुखता है, अरविंद केजरीवाल जी पहले गाजियाबाद में रहते थे जी, जन्म उनका गुड़गांव में हुआ, हिसार में। अगर उनके गाजियाबाद का कोई आदमी अगर इनकेस सर्विस दिल्ली में करता है और उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो क्या वो दिल्ली में इलाज नहीं करा सकता क्या? ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। ये आयुष्मान योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया इन्होंने। ठीक है वाजपेयी जी, करोड़ों लोगों ने जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को लागू किया। ठीक है वाजपेयी जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नूतन ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। नूतन जी, सवाल मेरा ये था कि आखिर दिल्ली सरकार का फैसला उपराज्यपाल को क्यों बदलना पड़ा, क्यों परिवर्तन करना पड़ा उसमें? क्या ये फैसला वाकई में समानता के अधिकार का, स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन था? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल उल्लंघन नहीं है, सही फैसला है। नूतन जी, मैं कहूंगी कि ये फैसला, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे संविधान ने कहीं भी आने जाने की आजादी दी है और साथ ही हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार उसका मूल अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और अगर वो दिल्ली में रह रहा है या दिल्ली में है, तो वो स्वाभाविक तौर पे दिल्ली के ही अस्पताल में इलाज कराने जाएगा। और अन्य राज्यों से चूंकि अभी स्पेशल सिचुएशन है, विशेष स्थिति में आसपास जहां अगर उसको सही लगता है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं सही सुविधा नहीं मिल रही है, तो और जहां बेहतर इलाज की सुविधा मिलती है, अपने बीमारी के हिसाब से व्यक्ति उसका चयन करता है और जाता है। अभी जो स्थिति है, तमाम राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेके भी, कोरोना को लेके तमाम तरह के इलाज बंद हैं, अस्पतालों में अब धीरे धीरे जाके खुले हैं। तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या में चूंकि उसको इलाज अगर नहीं मिलेगा, उसके जीवन को संकट हो सकता है, तो जहां उसको सहूलियत मिलेगी, जहां इलाज मिलेगा, वहां वो जाएगा ही। और ये जो केजरीवाल सरकार ने जब ये कहा दिल्ली में कि केवल दिल्ली के लोगों को दिल्ली में इलाज मिलेगा, तो तमाम अस्पताल जहां दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि जो प्रॉपर दिल्ली में लोग रह रहे हैं वो अगर बीमार होते तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति कोरोना की कही जा रही है और अब आने वाले समय में बढ़ने की ही स्थिति और संभावना कही जा रही है, तो हर राज्य को उसके कितने मरीज होंगे और अगर बाहर से भी तमाम मरीज आते हैं तो एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसका आकलन करते हुए प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराने की जरूरत है। अगर आप प्रोहिबिट करेंगे तो इसका भी अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो तमाम राज्यों ने, जैसे जब तमाम मजदूरों का पलायन हो रहा था, उत्तर प्रदेश में ये कहा गया, सीमाएं सील कर दी गई कि हम बाहर के राज्य के लोगों को नहीं आने देंगे। तो तमाम राज्यों ने ये चीजें की, जो कि हमारा जो केंद्रीकृत ढांचा है, हमारे देश का कॉन्सेप्ट है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी एक राज्य में आने जाने की पाबंदी नहीं है, उसको कहीं अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस विशेष स्थिति में हर राज्य को भी अपने राज्य की भी लोगों की जिम्मेदारी थी। तो उसको देखते हुए अगर एक, मुझे लगता है कि केवल ये कहना कि इलाज नहीं होगा सही नहीं कहा जाएगा, बल्कि और उचित व्यवस्था की जरूरत है। केंद्र सरकार को भी उसमें मदद करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और हर व्यक्ति को अगर लगता है कि हमको वहां समुचित इलाज मिल सकता है तो उसको इलाज कराने का अधिकार है। ठीक है, चलिए गुलाटी जी, जिस तरह से दोनों सरकारें जो है, केंद्र सरकार एक तरफ दिल्ली सरकार है, इस तरह की बातें सामने आने के लगातार फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैसलों में परिवर्तन भी उपराज्यपाल ने कर दिया है। तो ऐसे में जब आमने सामने सरकारों में तकरार है, तो ऐसे में कैसे मरीजों का इलाज हो सकेगा? और अगर ऐसी स्थिति बनती है जिस तरह से 80,000 बेड की आवश्यकता अगर होती है, तो सरकार, जो डॉक्टरों की टीम है, जो सरकार है, वो कैसे इन सबको मुहैया कराने के लिए सफल हो पाएगी इन सब चीजों को लेकर? देखिए, फॉर्चुनेटली दिल्ली में रिसोर्सेज की कमी नहीं है जी। 70,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के साथ, और अन्य कई पैरामेडिकल्स हैं, कोई कमी नहीं है डॉक्टर्स में। और ये चीज मैंने शुरू में भी कही थी कि देखो, मैथमेटिकल मॉडल है, ये बढ़ने वाला है, इतने नंबर बढ़ने वाले हैं, अगले महीने 2 महीने में इससे आएंगे। ये ट्रेनिंग जो नॉन रेस्पिरेटरी या नॉन मेडिकल है, उनकी ट्रेनिंग 2-3 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी कि कोरोना को आप सब कैसे, बाकी डॉक्टर, जीपी और बाकी लोग कैसे ट्रीट करेंगे। ये ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक। और दूसरी बात ये है कि जो हॉस्पिटल है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के सिवाय भी दूसरी बीमारियां हैं। आज कुछ भी मुझे ऐसा लगता है बात पे कि सिवाय कोरोना के कोई बीमारी नहीं है, तो हमको कुछ जगह
उनके जिसका हार्ट अटैक होगा उसका भी इलाज चाहिए, जिसको फ्रैक्चर हो जाएगा उसको भी इलाज चाहिए, और जो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा उसको ये कोरोना ना लग जाए, ये भी हमारा फर्ज है। तो हमको ये कुछ सिस्टम आइसोलेट करने पड़ेंगे कि बाकी लोग निगलेक्ट ना हो जाए, इनका भी इलाज होता रहे। हमारे पास कभी नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल कमी नहीं है। बेड मैं कह रहा हूँ मेरे साथ दिल्ली के जिस हॉस्पिटल में, ठीक है डीआर राय साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, अगर डीआर राय साहब, 100 लोगों से अगर आप बीच में बोलेंगे मिस्टर वाजपेयी तो कोई बात नहीं देगी। छोड़ दूंगा या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ दें। वाजपेयी जी सवाल तो सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए वाजपेयी जी, पहले सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनती है 31 जुलाई तक कि 5.5 लाख संक्रमित लोग हो जाएंगे दिल्ली में, तो क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ आएगी, सहयोग करेगी? सहयोग तो ये नहीं कर रहे। दिल्ली में राशन किसको बांटने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया, वो भी बना लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अरे भाई, ऐसे देश में संकट आया हुआ है कोविड का, संकट आदमी से ऊपर उठके दिल्ली के सीएम को काम करना चाहिए। वो हर काम में राजनीति से, उनको तो अखबार के विज्ञापनों से और 4 बजे डिलीवरी मैंने कोई काम ही नहीं, जनता के बीच में चले ना हमारे। ठीक है, चलिए नूतन ठाकुर जी, सवाल मेरा इस तरह से ये था कि अगर दिल्ली सरकार का जो फैसला भी सामने आया था कि दिल्ली के निवासियों का इलाज दिल्ली में ही होगा, तो लेकिन इन सब के बीच में अगर सवाल मेरा इस तरह से है कि अगर कोई नोएडा में रहने वाला है, अगर वो दिल्ली जाकर इलाज कराना चाहता है, या वो नोएडा का मूल निवासी है और अगर उसके कोई परिजन जो है वो दिल्ली में है, तो क्या वो वहाँ इलाज करा पाएगा? देखिए, मैं ये कहूंगी कि अगर जो संभावना व्यक्त की जा रही कि मरीज और बढ़ेंगे, कोरोना के अलावा और भी बीमारियों के मरीज दिल्ली में इलाज कराते हैं जी। केंद्र सरकार को भी इस चीज की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार, अगर दिल्ली के जो निवासी हैं उन्होंने उनको चुना है, वो दिल्ली सरकार उनके हित को अगर प्रोटेक्ट करना चाहती है, और वहां के जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधीन के जो हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां और लोगों को सुविधा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे हर जगह देखिए कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये कहते हैं यहाँ तक कि नौकरी ले लीजिए, उसमें भी रिजर्वेशन की बात आती है। तो अगर कुछ दिल्ली से सवाल को समझिए पहले, मेरा सवाल इतना सा था नूतन जी, सवाल मेरा ये था कि अगर जैसे कोई पेशेंट जो है वो सीरियस कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे अस्पताल ले जाना है, तो क्या पहले वो ये तलाशेगा कि ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है या फिर केंद्र सरकार का अस्पताल है? तो ऐसे में कैसे पहुंचेगा वो वहाँ, कैसे उसका इलाज हो पाएगा? जैसे देखिए, ये विवाद ही जो शुरू किया गया है, चूंकि अगर कोई भी आम जनता के हित में तो कतई नहीं है ये विवाद, और इससे अनावश्यक जो है हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी बीमार पेशेंट आता है तो वो उसके बीमारी को डायग्नोस करे और उसका इलाज करे। वहां अगर मरीज को भी, अगर कोई पेशेंट है उसको लगता है कि जहां उसका समुचित इलाज मिल सकता है, दूरी, फिजिबिलिटी और सारे चीज को देख के वो हॉस्पिटल का चयन करता है, तो ऐसे में मना कर देना, क्योंकि केवल कोरोना ही नहीं, उसके अलावा जैसे नोएडा उसके आसपास के जगह पे होंगे जो पहले से भी दिल्ली में अपना इलाज करा रहे होंगे, और उनकी बीमारी को लेके अगर उनको इलाज की जरूरत पड़ती और अगर इस तरह से बैन कर देंगे कि नहीं, इस दौरान ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा, केवल जो दिल्ली निवासी होंगे उन्हीं का इलाज होगा, तो जाहिरा तौर पे उन व्यक्तियों के जो पहले से दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना होगा और उनके जीने के अधिकार का सीधे सीधे हनन है। तो ऐसा फैसला क्यों लिया होना चाहिए? आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, बताइए। जैसे देखिए, चूंकि अब पार्टी की सरकार ने क्यों फैसला दिया, मैं यहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से बैठी हुई हूँ, और पार्टी का जो भी डिसीजन है, मैं एक साधारण मेंबर हूँ, उनका क्या डिसीजन है उस पर मेरा कोई अधिकार और अख्तियार नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान कहता है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, वहाँ प्रॉपर इलाज का अधिकार है, वहाँ अगर किसी भी व्यक्ति को ये बंदिश नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक है तो कहीं भी वो अपना इलाज करा सकता है। चूंकि अभी विशेष परिस्थिति है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी तमाम डायरेक्शंस जैसे अभी तमाम इम्पोज किए गए आपात स्थिति को देखते हुए, इसमें हर सरकार अपने लोगों को सहूलियत को देखते हुए डिसीजंस ले रही है, लेकिन प्रॉपर जनहित में व्यवस्थाओं को और बढ़ाने की जरूरत है कि किस तरीके से हम किसकी सरकार है, क्या है, उससे ऊपर उठ के आम जनता का हित किसमें है
उसको अगर देखा जाए तो नहीं हो पा रहा। आम नागरिकों का भला होगा, आम जनता का हित तो नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें तेरी जनता मेरी जनता, तेरी सरकार मेरी सरकार वाली स्थिति सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से जो फैसला लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं इसमें बंदरबाट तो ही है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से लोगों को इलाज मिलना चाहिए था, उसके पहले अगर कोई सीरियस कंडीशन में अस्पताल में पहुंचता है, दाखिल होता है एम्बुलेंस के जरिए, तो पहले उसे आधार कार्ड दिखाना होगा, अपना रेसिडेंस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मेडिकल रिपोर्ट बाद में दिखानी होगी, पहले उसे अपना अस्पताल वो दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरा इलाज कर लीजिए। क्या ऐसी स्थिति बनेगी फिर आगे? ठीक है नूतन जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो क्या उसे पहले अपना मूल निवासी, अपना निवास का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद ही उसका इलाज शुरू हो पाएगा? जैसे देखिए, चूंकि कुछ प्रोसेस है वो कहीं भी अगर हॉस्पिटल में जाते, सरकारी हॉस्पिटल में जाते, तो आपकी आइडेंटिटी मांगी जाती है, और वो जो प्रोसेस है उस पे जब आपका पर्चा बनता है, जब आप अपना कार्ड भी देते हैं, कार्ड देने में और मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इस नाम पे अगर इलाज के लिए मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ के निवासी नहीं है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, हम इलाज नहीं करेंगे, वो तो गलत है ना? निश्चित रूप से ये हमारे संविधान ने आम लोगों को जो अधिकार दिया है उसका हनन है। और हॉस्पिटल प्रशासन को, डॉक्टर्स इसका ओथ लेते हैं कि अगर उनके पास जो भी मरीज आता गंभीर है वो उसका इलाज करेंगे, वो उससे मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डी.आर. राय साहब, मेरा सवाल आपसे है कि क्या क्या कुछ राय है आपके सवाल पर कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है इलाज कराने के लिए, उसका इलाज करने से डॉक्टर अगर मना कर देते हैं, तो उसकी स्थिति में मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे मरीज के परिजन? देखिए, पहले मैं कहूँगा कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को मना करता ही नहीं है और करेगा भी नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर वहां पर बैठा है और उसके अंदर वो कहता है कि इस पेशेंट को इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, अब इस हॉस्पिटल का जिम्मेदारी हो जाती है उसका हॉस्पिटल का देना। अभी अगर आपको पता हो 4-5 दिन पहले क्या स्थिति हो गई थी कि पेशेंट क्या डॉक्टर के पास जा रहा है और वो कहता है कि आप इसका कोरोना टेस्ट नहीं करवाओगे। भाई, आप इस प्रकार के ऑर्डर्स क्यों निकालते हो कि डॉक्टर अपना टेस्ट भी नहीं लिख पाएगा, उसका इलाज भी नहीं कर पाएगा? तो ये तो एक भ्रामक स्थिति है, जो जनता इससे बहुत परेशान हो रही है। अच्छी बात है कि सरकार ने अपने खुद के दिए हुए ऑर्डर्स अपने आप उनको करेक्ट किया है कि सब डॉक्टर इलाज करें। जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली शुभम जी, वो ये है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैनिकी फैला दी है समाज के अंदर। शहर के अंदर इतनी पैनिकी कि लोग बहुत परेशान है इस वक्त। हमको उसका डैमेज कंट्रोल करना है, लोगों को कहना है कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे और करेंगे। और रहा सवाल कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद पाएगी या स्टेट गवर्नमेंट को मदद पाएगी, नहीं है। आज जनता सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, जनता स्टेट गवर्नमेंट की भी है। ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि आज उनको आराम से उनका जो है इलाज करे। तो मैं सोचता हूँ हमें इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और रहा सवाल ये बिल्कुल गलत था जो हमारे एलजी साहब ने उस चीज को टर्न डाउन कर दिया कि जो भी व्यक्ति दिल्ली में रहता है उसको इख्तियार कि वहां पर जहां भी इलाज कराना चाहे कराएगा। ठीक, यानी सरकार का फैसला तो उपराज्यपाल ने बदल दिया, लेकिन इसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरह से अब जब सरकारों के सामने, लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उसके बाद में सरकारों का अगला स्टेप क्या कुछ होता है, क्योंकि आने वाले जिस तरह से अनुमान जो है वो काफी खतरनाक है। ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, उन सब के बीच में दिल्ली में जो स्थिति है वो असमंजस की बनी हुई है। क्योंकि एक भ्रामक जिस तरह से जनता के सामने स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से निराशाजनक परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकारों के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उपराज्यपाल ने जब फैसला पलटा है तो उसके बाद में स्थिति और असमंजस की बन गई है। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। अनिल वाजपेयी जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है इलाज कराने के लिए और उसे जब वहां से बोल दिया जाता है कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता या यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए लोगों को? सवाल मेरा आपसे, एक आम नागरिक होने के नाते। अनिल वाजपेयी जी, चलिए अनिल वाजपेयी जी संपर्क नहीं हो सका। नूतन ठाकुर जी, सवाल मेरा जिस तरह से आपसे है कि अगर कोई नागरिक अस्पताल पहुंचता है, कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है इलाज कराने के लिए, या कोविड का संक्रमित है वो, या उसे सिम्टम्स में पाए जाते हैं, और अगर अस्पताल की ओर से उसे ऐसा कह दिया जाता है कि यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? अगर वो 4-5 अस्पताल घूम लेता है और फिर भी उसे वहाँ पर दाखिला नहीं मिलता है, वहाँ पर एडमिट उसे नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मरीजों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या करेंगे?
जैसे देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये एक जिस तरीके का पैनिक क्रिएट किया गया है कोरोना को लेके, लेकिन उसके बाद भी सब ये जान रहे हैं कि कोरोना का अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं निकला है और हमेशा हॉस्पिटलाइज केवल कोरोना को लेके होने की जरूरत भी नहीं होती है। शुरू में जितने सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए, धीरे धीरे सरकार ने भी इस चीज को रियलाइज किया और उसको कम कर दिया गया। तो एक लोगों में इसकी दहशत और पैनिक क्रिएट हो गई कि ये ऐसी बीमारी है जो शायद लाइलाज है, जिससे हॉस्पिटल्स का प्रेशर बढ़ रहा है। ये तभी गंभीर बीमारी होती जब इसके साथ मरीज कोई और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो और उसको इलाज की जरूरत होती है। रहा सवाल कि अगर हॉस्पिटल मना कर देते तो ये विशेष स्थिति है, लेकिन इसके पहले भी तमाम हॉस्पिटल्स रहे। उत्तर प्रदेश में भी हर जगह भी अगर जो हॉस्पिटल कहे जाते हैं आपको ऑपरेशन के लिए 6-6 महीने 7-7 महीने नंबर लगाने की जरूरत पड़ती है और तब बारी आती है और तुरंत आप जाइए और आपको बेड मिल जाए, ये गारंटी नहीं है। वहां भी अगर आप आज बीमार हो और एडमिट होने की जरूरत है। नूतन जी, क्यों ऐसी स्थिति बार बार बन रही है? क्योंकि आज जब कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो आखिर देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसे हालात हैं कि मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जब सरकारें तमाम दावे करती हैं, जब आप अच्छी बहुमत से सरकार में है, सारी क्षमताएं आपके पास में है, सारी सुविधा आपके पास में, अच्छा खासा बजट है सरकार के पास में, फिर क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? क्योंकि आज कोरोना से लगभग 70 से 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अगर अभी तक भी सरकारें दुरुस्त नहीं हुई है, अभी भी तैयारी सरकारों ने नहीं करी है, तो क्या जब कोरोना का जो बम है वो विकराल रूप ले लेगा, फूट जाएगा, उसके बाद में हालात सुधरेंगे क्या? से देखिए, मैं कहूंगी कि केंद्र सरकार को भी वो प्रॉपर असेसमेंट हर राज्य का करने के साथ ही इस चीज की जरूरत है। जैसे अभी 2 चीजें हो रही है, एक कोरोना की तमाम जगह है जहां कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, तमाम मरीज सामने आ रहे हैं और उनकी संख्या अब बढ़ रही है। चूंकि संक्रामक जिस तरह की बीमारी है, अभी हमारे यहाँ अब जब शुरू हुआ है तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दूसरे कई जगह टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं लोगों के, तो एक्चुअल अगर वो कोरोना पेशेंट हैं भी तो वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बैलेंस और प्रॉपर मुझे लगता है नीति बनाने की जरूरत है कि किन राज्यों में कोरोना के पेशेंट ज्यादा है और डॉक्टर्स को भी, जब हमारे यहाँ पर व्यक्ति जितने मानक है डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, ऑलरेडी कम है। तो ऐसे में एक हम अपने मैन पावर का जो हमारे डॉक्टर्स है प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर पाए, उसको लेके नीति बनाने की जरूरत है। न कि किस राज्य, हमारा राज्य दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, कि हम अपने अपने राज्य को देखेंगे। उसकी जगह एक समन्वित नीति बनाने की जरूरत है जिसमें किस तरीके से जहां ज्यादा पेशेंट्स हैं हम डॉक्टर को सेवा के लिए डेप्यूट कर पाए, नर्सिंग स्टाफ दे पाए, तब शायद लोगों को ज्यादा राहत मिल पाएगी। बनिस्बत की अगर हम आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि क्योंकि अकेले कोई भी राज्य सरकार, अभी जो स्थिति है संसाधन होंगे, अकेले नहीं जूझ सकती जब तक कि केंद्र सरकार भी उसमें प्रॉपर समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन करके समस्याओं को समझ के एक स्पष्ट नीति और नियम नहीं बनाती। यानी हर बार गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डाल दी जाएगी, हर बार मदद की गुहार केंद्र सरकार से लगाई जाएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यश गुलाटी जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अब जो स्थिति सामने आई है, इसके बाद में और कितनी खतरनाक स्थिति सामने आएगी, और अगर ऐसी स्थिति सामने आती है और खतरनाक स्थितियां सामने आएंगी तो क्या वाकई में मेडिकल व्यवस्था इतनी दुरुस्त है? क्या कुछ हालात है मेडिकल व्यवस्था के, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखो, हमको 2 चीजें देखनी है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हमको ये देखना है कि हमारे देश में हमारी जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर खर्चा या इन्वेस्टमेंट बहुत कम की गई। आप अगर कनाडा में देखें 21% ऑफ जीडीपी हमारा लेस देन उस बात पे हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म जो है कोरोना के ऊपर है, तो मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ कि ये सारे देश में एक ही बीमारी है। इसको गाजियाबाद में अलग और नोएडा में अलग और गुड़गांव में अलग तरीके से नहीं देख सकते। इसको 3 नीतियां नहीं हो सकती। नीति एक होनी चाहिए, एक ऊपर से कोई पूरा स्ट्रक्चर बने जो नीचे सबको गाइड करे जी। कहाँ ज्यादा बेड हैं, कहाँ कम है, कहाँ पेशेंट जा सकते हैं, नए स्ट्रक्चर क्रिएट करें जो रैपिडली क्रिएट हो सकते हैं। जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट कहा था उसको बेड बनाया जा सकता है या स्टेडियम्स के अंदर। और हमको ट्रेन करना है, जो डॉक्टर्स इस चीज में नहीं देख रहे हैं उनको भी ट्रेन करना है, जो बाकी वर्कर्स उनको ट्रेन करना है, क्वारंटाइन में किसको कैसे देखभाल करनी, ये सारा एक पूरा एक स्ट्रैटेजी चाहिए। हम जानते हैं कि केसेस ज्यादा आने वाले हैं, लेकिन ये मैनेज हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अगर हम राजनीतिज्ञ की जगह, लीडर्स की जगह अगर स्टेट्समैन हमको मिल जाए
जो पहले देश और देशवासियों का सोचे, फिर अपने वोट की राजनीति बाद में कर ले, तो ये सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग तैयार हैं। हमारे लिए जैसे कोई जंग पे अगर दुश्मन भी इंजर होकर आएगा तो डॉक्टर की ड्यूटी है उसको ट्रीट करे। डॉक्टर कभी मना नहीं करेगा। अगर आप हमारे हाथ ही बांध लोगे कि इसमें आपको बेड नहीं, आप इसको अंदर नहीं दे सकते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर कभी मना नहीं करेगा, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो इसलिए हमको नीतियां ऐसी बनानी चाहिए कि डॉक्टर को ऐसी बुरी बात कहने का मौका ही ना मिले। हम नहीं कहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं देखेगा कि उसका पेशेंट तड़पता हुआ सामने पड़ा और कह रहे मैं इलाज नहीं करता। कैसे हो सकता है? हम ह्यूमन बीइंग है। तो ये हमें नीति ठीक करने की जरूरत है। सारे देश में एक नीति लाई जाए कि फ्रेगमेंटेशन को छोड़ के एक नीति बनाए। जी ठीक है, अभी भी समय ठीक है। हमारे साथ अनिल वाजपेयी जी भी लगातार बने हुए हैं। वाजपेयी जी, सवाल मेरा इस तरह से है कि एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि जब जब लगातार आंकड़ों में इजाफा होने की बात होती है तो दिल्ली सरकार यह कहकर, वाजपेयी जी सवाल सुन लीजिए पहले। सवाल मेरा यह है कि जब जब आंकड़ों में इजाफा होने की बात होती है तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देती है, कहती है कि इंटरनेशनल फ्लाइटें, ट्रेनों को चालू कर दिया गया समय से पहले, तो उस वजह से भी कोरोना का संक्रमण जो बढ़ा है। तो ऐसे में क्या कुछ जवाब आप देंगे दिल्ली सरकार को? ये पहले मेरी बात सुनिए। दिल्ली में जमातियों को उसने छोड़ा, केस तो वहीं से शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात करके अपनी बात खत्म कर दी कि तो घर पे रहे, घर से बाहर नहीं निकले। अरे भाई, घर पे रहे, घर से बाहर नहीं निकले तो दिल्ली के अंदर फिर लॉकडाउन खोला क्यों? केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार पर छोड़ दिया। आज पंजाब गवर्नमेंट ने आज ही तो खोला है, राजस्थान गवर्नमेंट में आप देखिए। तो आप अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मौत के कुएं में ढकेल दिया उन्होंने। अरे ये आप मानकर चले। दूसरा, आप ये कह रहे हैं आदमी घर पे रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसको बाहर जा नहीं सकता। करीब मेरी विधानसभा गांधीनगर पड़ती है, 2 लाख लेबर है गांधीनगर। होम मिनिस्ट्री की, ठीक है वाजपेयी जी, एक मिनट एक मिनट वाजपेयी जी, होम मिनिस्टर की गाइडलाइन जो है ना, होम मिनिस्टर की गाइडलाइन आपने भी देखी होगी, होम मिनिस्टर की गाइडलाइन आपने भी देखी होगी ना। उसमें कहाँ लिखा है कि अब घरों में ही रहें? उसमें एक समय तय कर दिया गया है बाहर निकलने का, कर्फ्यू का। देखिए, केंद्र सरकार ने देखा जी, गृह मंत्रालय का आदेश है कि सब कुछ राज्य सरकार से डिपेंड करता है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? मुझे राज्यों पर निर्भर करने के साथ साथ गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी केंद्र सरकार ने की है, आदेश ये भी है। तो गाइडलाइन का पालन तो कर रही है केजरीवाल सरकार। मेरी बात सुनिए, आज एम्स के डायरेक्टर कह रहा है जी, दिल्ली के सारे चैनल कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 5 खुद डिप्टी सीएम ने मान लिया कि इतने पेशेंट हो सकते हैं। जब सब कुछ इतना है तो आप तो खोलना है इसको जाके। आप बोलिए, अरे भाई, जो लोग मास्क लगा के नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या नियम बनाए हैं आपने दिल्ली के शराब के ठेके खुलवा दिए, पहले रेट बढ़वा दिए, आज रेट कम करा दिए। क्या तरीका है? ये तो गुमराह करेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और दूसरे से पानी में गेंद डालने का काम ये अरविंद केजरीवाल को बखूबी आता है, क्योंकि मैं 5 साल उनकी पार्टी से ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, आई नो वेरी वेल व्हाट इज अरविंद केजरीवाल। ठीक है, लेकिन सवाल तो सरकार पर ये भी खड़े होते हैं केंद्र सरकार पर कि जब कोरोना संक्रमण में नहीं आया था, नियंत्रण में नहीं आया था, उसके पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो चालू कर दी गई है, फ्लाइटों को चालू कर दिया गया है, रेलवे सेवा शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं उस कारण से भी संक्रमित लोग बढ़े हैं, क्योंकि मरीज जो है वो इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हैं। जी, आई एम ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी चुनकर भेजा है। तो अरविंद केजरीवाल 15 की सरकार बनने के बाद 2013 की सरकार में ये कहते थे कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनका सुख सुनूंगा। अरविंद केजरीवाल तो फुल लॉकडाउन हो गए, तो लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकले। बीजेपी का कौन सा नेता सड़क पे आ गया? भाई आ गया, क्यों नहीं आया हूँ? कौन सा नेता नहीं आया? हमारे वर्चुअल, मैंने सारे वर्चुअल, ठीक है। दूसरी ओर वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी गई है, वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी गई है। अपनी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप लाइव भेजता हूँ, आप चेक कराइए। वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी गई बीजेपी की तरफ से, जब देश कोरोना से जूझ रहा है, आप प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? सुपेंद्र जैन कहाँ है? चलिए ठीक है, सिसोदिया जी का बयान था 31, एक मिनट, मंत्री बताइए, एक महीने बताइए। आपके अलावा दूसरे नेताओं का नाम बता दीजिए बीजेपी के।
वर्चुअल रैली के अलावा बीजेपी ने क्या किया, मुझे बता दीजिए आप। 3 दिन हो गए। एक मिनट वाजपेयी जी, आप तो चुनाव में जुट गए। हमारे कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता का बीजेपी अपनी लाइफ ट्रिक्स पे लेके काम कर रहा है जी, जनता के बीच में जा रहा है, हमारे निगम पार्षद जा रहे हैं, उससे आदमी नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, केजरीवाल का है, केजरीवाल आपने जो किया आप वो बताइए। आपने पोस्टर लगाने जा रहा हूँ मैं। चलिए नूतन ठाकुर जी सवाल लेते हैं। नूतन ठाकुर जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो छुप गए हैं, लॉकडाउन हो गए हैं, क्या कुछ जवाब देंगे आप इन्हें? इसे देखिए, अब चूंकि उन्होंने क्या कहा, चूंकि मैं अभी पार्टी प्रवक्ता के हैसियत से नहीं हूं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूं। और केजरीवाल जी लॉकडाउन हुए या नहीं हुए, कहाँ कौन नेता लॉकडाउन हुए, सवाल ये नहीं है। सवाल आम जनता के हित का है, उसको प्रॉपर इलाज मिले, उसकी जो परेशानी है उसका समाधान हो। क्योंकि अभी जो बीमारी के साथ साथ लोगों के साथ उसके रोजी रोटी का भी संकट है, तमाम तरह की आर्थिक परेशानियां भी है। उस दिशा में आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार भी क्या कर रही है और राज्य सरकार भी क्या कर रही है, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूं तो मैं वहां की स्थिति नहीं जानती हूं। मैं उत्तर प्रदेश में हूं, यहाँ भी चूंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, तमाम लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हुए, तो जाहिर तौर पे जहाँ साधन संसाधन कम है उसमें आप हॉस्पिटल्स को बंद कर देंगे तो इलाज की असुविधा तो लोगों को होगी ही। ठीक है, चलिए ऐसे बहस नहीं होगी वाजपेयी जी, आराम से। ठीक है, डियर राय साहब, किस तरह से आप देखेंगे अब आने वाली स्थितियों को, क्योंकि सरकारें लगातार आपस में भिड़ रही हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहा है, लेकिन ऐसे में नुकसान आम जनता का हो रहा है, आम मरीजों का हो रहा है। उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या सरकारों को कदम उठाने चाहिए कि ऐसी स्थिति है जो है उससे बचा जा सके? मैं तो साहब एज ए डॉक्टर पहली चीज तो ये कहूंगा, हमारी दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से जो यहाँ बैठे हैं जी, कृपा करके जनता के बारे में सोचिए और दोषारोपण छोड़। दोषारोपण के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, राजनीति करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। इस वक्त आपकी समस्या सबसे बड़ी जनता है जिसको परेशानी नहीं चाहिए, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कृपा करके उस तरफ ध्यान दीजिए। रहा सवाल, मैं आज भी केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमने पहले भी एक हमने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स को आप क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको 40-50 हजार बेड मिल जाएंगे वहां पे एक डॉक्टर के कर दीजिए। लेकिन कल मैं एक वीडियो टीवी पे देख रहा था कि इस वक्त दिल्ली सरकार के पास 40% नर्सेज की शॉर्टेज है, 40% डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो भाई आप लोगों ने डॉक्टरों को क्यों नहीं एम्प्लॉय किया उससे पहले, टाइम से पहले आपने उनकी वैकेंसी क्यों कंटिन्यू करके रखी? अभी मैं फिर कहूंगा, मैं उस चीजों पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं तो ऐसे डॉक्टर कहूंगा और राजनीतिक पार्टियों से कहूंगा कि छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि हमें जनता को कैसे सुधारना है। हमारे पास आज की तारीख में दिल्ली गवर्नमेंट के पास 36 बेड है, 36 हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ 5 हॉस्पिटल इस वक्त कोविड के हैं। बाकी हॉस्पिटल्स को आप आधों को कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद प्राइवेट में आपके पास करीब 50 हॉस्पिटल हैं जिनके पास अभी भी बेड है, आप उनसे बेड लीजिए, वो लोग देने को तैयार है, आयुष्मान भारत की रेट में देने को तैयार है। सिर्फ एक समन्वय की जरूरत है, एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल दोषारोपण छोड़ दीजिए, इस स्थिति से पढ़िए और उस जनता की, क्योंकि जनता इस वक्त बहुत परेशान है, फोन कर करके पूछ रही है कि सर अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन लेगा, मैं क्या सड़क पे मर जाऊंगा? ऐसी स्थिति की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हो गया, महामारी पूरे विश्व में अंदर आई है, ये मैं मानता हूँ, किसी ने नहीं सोचा था इस तरह से आएगी। मैं वो फिर यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हेल्थ वाज नेवर ए प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। आई एम कोटिंग, हेल्थ वाज नेवर ए प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, whether it is a state government or it is a central government. Only 1% of the GDP is being spent, and IMF was demanding minimum 5%. But nobody was listening. अब ये अच्छा हुआ, इस वक्त सब तवज्जो देंगे स्वास्थ्य के ऊपर, और उनको करना पड़ेगा और उनको करना चाहिए। ठीक है, गुलाटी जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अब सरकारों ने फैसला लिया है या विचार कर रही है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जब बेड की कमी हो रही है तो फिर जो स्टेडियम है, जो ग्राउंड है, बड़े बड़े मैदान है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया जाए, तो ये अगर प्लान वाकई में अगर रखा जाए सच में, या इसे ठीक से डेवलप किया जाए, तो क्या ये कारगर साबित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये प्लान
शुरू में जब आपको याद होगा कि जब ये लग रहा था कि कोरोना देश में आ जाएगा, उसी समय ही ये प्लान सामने आया था कि स्टेडियम, और ये भी आया था कि रेलवे की कुछ कंपार्टमेंट्स को दूर ले जाके खड़ा करके उनको बेड्स में तब्दील कर दिया जाए, किया गया था। तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए मैन पावर भी अरेंज की जा सकती है, इसके लिए ये बहुत काम जल्दी हो सकता है और जरूरत भी है, क्योंकि जो नंबर बढ़ने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं तो ट्रीट करना ही है, और ये बिल्कुल संभव है और ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है, और न केवल हो सकता है, करना जरूरी भी है, और जितनी जल्दी हम कर लें उतना अच्छा है। गुलाटी जी, मेरा सवाल एक और आपसे इसी है कि अगर ये प्लान कारगर साबित होता है या इस प्लान को हम अमल में लाते हैं या सच में इसको प्रोजेक्ट को काम करते हैं इस पर, तो जिस तरह से जो मरीजों को अस्पतालों से बता दिया जाता है कि अभी इलाज नहीं हो सकेगा या यहाँ पर बेड नहीं है, तो क्या इस समस्या से भी निजात मिल सकेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ज्यादातर जो कोरोना या कोविड के मरीजों का इलाज केवल रेस्ट और ऑब्जर्वेशन है या ऑक्सीजन देना है। बहुत कम लोगों को, लेस देन 0.5% लोगों को वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत है, लेस देन 1% लोगों को आईसीयू की जरूरत है। सिर्फ एक ट्रेन पर्सन अगर उसको देखते रहे, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ। जो ज्यादा सीरियस हो जाए उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन देखो, जिसको तकलीफ है उसको बोलो हम आपको नहीं देख सकते, बेड नहीं है, उसको लगे कि मेरे लिए कोई होप है, मैं जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो चले जाएंगे वहां पे। तो ज्यादा बहुत आईसीयू की जरूरत हमें नहीं है, इससे हमारा काम बन जाएगा। क्वारंटाइन को भी हमको ढंग से करना चाहिए, इवन कम्युनिटी लेवल पे हमको लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि वो कम्युनिटी जो क्वारंटाइन को भी प्रॉपरली सुपरवाइज कर सके, और हमें कम्युनिटी के लोगों को भी इस ट्रीटमेंट में अब इन्वॉल्व करना चाहिए, सारे डॉक्टर्स को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलिटी, चाहे कोई सर्जन है चाहे कोई ऑर्थोपेडिक है, अब सबको ट्रेन कर देना चाहिए कि एक बेसिक लेवल की ट्रीटमेंट वो भी दे पाए। यही इसका सोल्यूशन है। जी ठीक है। अनिल वाजपेयी जी, जिस तरह से उपराज्यपाल ने सरकार का फैसला पलटा है, दिल्ली सरकार का फैसला जो है वो पलटा है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि दिल्ली के निवासियों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के अगर हम बयान की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो उपराज्यपाल ने फैसला पलटा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है। ये कितना सच है, इसमें कितनी हकीकत है? तो हाई कोर्ट ने उसने स्टे दे दिया था। तो हेलो जी, जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था तो ये बात तो उनको अभी बात को रखनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी, आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी, अगर कोई आदमी गाजियाबाद चुनाव में कहीं होता और उसको इमरजेंसी है, तो प्राथमिकता ये है कि उसका इलाज होना चाहिए। आपका नाम को शुरू इलाज करेंगे जी, कि आप कहा रहे तो हिंदुस्तानी तो है, भारतीय तो है, ठीक, पाकिस्तानी थोड़ा नहीं वो। जी जी जी, ठीक है। चलिए, इस नीति के आधार पर ही तो इलाज होना चाहिए कि अगर वो रहने वाला कहीं का भी हो, लेकिन उससे पहले उपचार मिले, उससे पहले स्वास्थ्य सुविधा मिले, तो उसी तर्ज पर इलाज मिलना चाहिए। कुंदन ठाकुर जी, जिस तरह से अब 5.5 लाख, आपने जिस तरह से आपकी पार्टी की ओर से ये बयान आया है कि 5.5 लाख आंकड़े जो है वो हो सकते हैं, अनुमान भी ऐसा है क्योंकि जांच में ये सामने आया है। 31 जुलाई तक अगर ऐसी स्थिति रही, तो अगर दिल्ली वालों का इलाज उसमें ना हुआ तो तमाम राज्यों के लोग दिल्ली में आकर इलाज कराते रहे, तो 5.5 लाख जो है 31 जुलाई तक आंकड़े हो जाएंगे। इसके बाद में क्या कुछ तैयारी आप करेंगे इस निपटने के लिए इस स्थिति से, क्योंकि विकराल स्थिति सामने आने वाली है। 5.5 लाख आंकड़े बहुत ज्यादा आंकड़े हो जाएंगे सिर्फ दिल्ली के लिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि कम से कम दिल्ली सरकार इस चीज को स्वीकार तो कर रही है कि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और इतने संभावित हैं। ये एक प्रॉपर आकलन है। जब आप आपदा का आकलन कर लेते हैं तो उसका तरीका भी संभालने का निकलता है, लेकिन अगर आप आंख बंद कर लीजिए स्थिति से और आकलन भी नहीं करिए और ये सोचिए कि सारी चीजें अच्छी है, तो वो स्थिति ज्यादा भयावह है। अगर आपने एक एसेस कर लेते हैं कि इतने संभावित होंगे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी संभावित है वो एक कार्य योजना केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके और अन्य राज्यों से भी कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि अगर आपदा की स्थिति है और जहां ज्यादा संभावित मरीजों की संख्या हो सकती है, तो अन्य राज्य से भी डॉक्टर भेजे जा सकते हैं। लोग भी हमारे यहाँ तमाम लोग हैं जो ऐसे काम में जो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो सेवा भाव रखते हैं, मदद को कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की, एक देश के रूप में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, न कि ये मेरा राज्य, ये दिल्ली राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, हरियाणा राज्य है, महाराष्ट्र है, उससे इतर
हट के एक देश के रूप में काम करने की जरूरत है, तभी हम इस आपदा से बेहतर ढंग से निपट पाएंगे। ठीक है, डीआर राय साहब, डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा आपसे कि अगर वाकई में ऐसी स्थिति बनती है तो सरकारों को क्या कुछ तैयारी करनी होगी, पहले से क्या कुछ कमर कसनी होगी? देखिए, सरकारों को ये जिम्मेदारी इस वक्त सबसे बड़ी है कि कुछ बेड्स और एडवांस में रखे जाएं, ताकि अगर हमारे को वाकई में परेशानी उठती है तो दिया जाए। और जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं, और हमको जनता को ये सांत्वना देनी पड़ेगी कि 80% लोग तो बिना इलाज के, बिना अस्पताल में भर्ती किए ठीक हो रहे हैं। और एसिम्प्टोमेटिक आदमियों को उससे सबसे बड़ा, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को हमने अपना लिया, एक ऐसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से अपना लिया, हम इस समस्या से बचेंगे। रहा सवाल बेड का, हाँ, हमें बेड के लिए अस्पतालों से अभी भी एएसपीआई वालों ने कहा है कि हम 50 बेड, हमारे 50 हॉस्पिटल्स में हम आपको और बेड देने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को उनसे बात करके उनसे बेड एडवांस में लेके रखने चाहिए ताकि दिक्कत ना आए। सेकंड, दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब करीब 36-38 में से 6 गए, 32 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर कि कोविड के कुछ पेशेंटों के बेड रिजर्व किए जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि सारे कोविड कर दीजिए, क्योंकि और बीमारियां देश के अंदर भी हैं, जो कि रेगुलरली पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, दूसरे हैं, वो कहाँ जाएंगे? और सरकार ने जो एक इस प्रकार का एक फरमान दिया कि कोविड और नॉन कोविड को इकट्ठा करो, मैं फिर हाथ जोड़ से कहता हूँ, कोविड नॉन कोविड को एक हॉस्पिटल के अंदर मत रखिए। आप कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बना दीजिए, लेकिन वहां पर कोविड नॉन कोविड वालों में कोविड को मत जाने दीजिए। हम उस बीमारी को और ज्यादा फैलाएंगे, जो हमारे लिए आने वाले टाइम में समस्या बनेगी। वक्त की कमी है। गुलाटी साहब, आखिर में आपकी प्रतिक्रिया को लेना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर सरकारों के बीच में समन्वय बन जाता है तो इन सब के बीच में जिस तरह से एक सवाल जो है सबके जहन में खड़ा हो रहा है, हालांकि रिपोर्ट भी सामने है कि काफी लंबे वक्त तक कोरोना हमारे साथ रहेगा, हमें इसी के साथ जीना होगा, लेकिन क्या कुछ लगता है आपको, आप भी काफी लंबा अनुभव रखते हैं डॉक्टर के क्षेत्र में, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको कि कब तक हम कोरोना के संकट से निपट सकते हैं? आपके अनुमान को बताएं। अभी मेरे ख्याल से अभी तो पीक आई नहीं है जी, जुलाई में पीक आएगी, केसेस बढ़ेंगे, और जो जो केसेस बढ़ेंगे तभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। फॉर्चुनेटली हमारे ज्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है। जब पूरी कम्युनिटी में ये डिजीज 60-70% लोगों को हो जाएगी माइल्ड वाली, तो इम्यूनिटी बन जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी, ये हो जाएगा। हम लोगों को बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवल उसकी मैनेजमेंट हमको ठीक करनी है। और ये मैं इसका वो उसका, ये राज्य वो राज्य, उसने ये किया, इसने ये किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत समय मिलेगा, ये बाद में करते रहिएगा। अभी पहले मरीज का इलाज करने दीजिए प्लीज, और प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप अपनी ये लड़ाई पढ़ाई बाद में कर लेना एक दूसरे के साथ, हमें हमारा काम करने दीजिए। हमें अपना हॉस्पिटल दीजिए, बेड दीजिए, फैसिलिटी दीजिए, ताकि हमारे जो दिल्ली के और बाकी राष्ट्र के मरीज हैं वो ठीक हो पाए। प्लीज ये राजनीतिज्ञों से मेरी हाथ जोड़ के, चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो ऐसे में जिस तरह से अब आवश्यकता है समन्वय की, सरकारें आपस में समन्वय बनाएं और नीतियां बनाएं, उसके बाद में कोरोना मरीजों का इलाज करें ठीक से, और उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनका ठीक से इलाज हो और जल्दी से वो लोग दोस्तों कर अपने अपने घर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से रिकवरी रेट जो है वो काफी बेहतर है हमारे यहाँ। तो इन सब के बीच में एक काफी अच्छी खबर भी है ये, और इस सब के बीच में एक सवाल यही उठता है कि आखिर जिस तरह से अगर सरकारों के बीच में समन्वय नहीं बना तो हमें दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए सरकारों को समन्वय बनाकर ठीक से काम करने की आवश्यकता है और नीतियां बनाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ फिलहाल मुद्दा में इतना ही। एपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।